देवदास चौथा परिच्छेद। इस तरह 1 साल कट गया, किंतु और कटने का जैसे नाम ही नहीं लेता। देवदास की माँ काफ़ी शोरगुल मचाने लगी। स्वामी को बुलाकर बोली, देवा तो बेवकूफ़ हलवाहा बन गया, इसका कुछ उपाय तो करो। उन्होंने कुछ सोच कर कहा, देव कलकत्ता चला जाए, नागेंद्र के डेरे पर रहकर मज़े में पढ़ लिख सकता है। रिश्ते में नागेंद्र बाबू देवदास के मामा लगते थे। यह बातचीत सबने सुनी। पार्वती सुनकर भयभीत हो उठी। देवदास को अकेले में पाकर उसका हाथ पकड़कर हिलाते हिलाते बोली, देव भैया, सुनती हूँ कि तुम कलकत्ता जाओगे। किसने कहा तुमसे? बड़े चाचा जी ने कहा। तत् कुछ भी हो, मैं नहीं जाऊँगा। और यदि ज़बरदस्ती भेज दें तो? ज़बरदस्ती? देवदास ने उस समय ऐसी भावभंगिमा दिखलाई कि पार्वती समझ गई कि उस पर जबरदस्ती भार लादने वाला पृथ्वी पर अभी तक कोई नहीं जन्मा है। वह भी तो यही चाहती थी। इसलिए बहुत खुश होकर एक बार उसका हाथ पकड़कर उसने अगल बगल हिलाया और मुंह निहार कर हंस कर कहा, देखो, जाना मत दे भैया, कभी नहीं। किंतु उसकी यह प्रतिज्ञा रही नहीं। हमेशा की तरह उसके पिता ने बकझक करके डांट डपट कर उसे धर्मदास के साथ कलकत्ता भेज ही दिया। जाने के दिन देवदास ने मन ही मन काफ़ी व्यथा महसूस की। नई जगह जाने से उसे किसी तरह का कौतूहल और प्रसन्नता नहीं हुई। पार्वती उस दिन उसे किसी तरह भी छोड़ना नहीं चाहती थी। कितना रोना धोना मचाया उसने, परंतु कौन उसकी बात सुनेगा। पहले तो स्वाभिमान के कारण कुछ देर तक उसने देवदास से बातचीत नहीं की, किंतु बाद में देवदास ने पुकार कर कहा, पारू, फिर मैं जल्दी आ जाऊंगा, यदि नहीं भेजेंगे तो मैं भाग आऊँगा। तब पार्वती ने स्थिर होकर अपने क्षुद्र हृदय की कितनी ही बातें कह डाली। उसके बाद घोड़ा गाड़ी पर चढ़कर अपना सामान लेकर अपनी माता का आशीर्वाद और उनके आंखों की अंतिम बूंद टीके की तरह माथे पर लेकर वह चला गया। पार्वती को बड़ी तकलीफ हुई। उसकी आंखों का बहुत सारा पानी उसके गालों से बहता हुआ नीचे गिर गया और मारे अभिमान के उसकी छाती फटने लगी। शुरू में कई दिन उसके यों ही बीते। इसके बाद उसने एक दिन सवेरे उठकर देखा कि दिन भर उसको कोई काम नहीं है। इसके पहले स्कूल छोड़ने के बाद सुबह से शाम तक उसका समय उत्पात और अत्याचार में ही बीत जाता था। तब उसके पास बहुत काम रहता था, समय ही नहीं मिलता था। आज काफ़ी समय गुजर गया, परंतु खोजने पर भी कोई काम नहीं मिला। सुबह ही उठकर किसी दिन चिट्ठी लिखने बैठती, 10 बज जाते। माँ नाराज हो जाती। दादा ने सुना तो कहा, आहा, उसे लिखने दो। सुबह उठकर दौड़ धूप करने की अपेक्षा पढ़ना लिखना ज़्यादा अच्छा है। और जिस दिन देवदास का पत्र आता तो उस दिन पार्वती बहुत खुश रहती। जीने के दरवाजे पर चौखट के ऊपर चढ़कर वही कागज हाथ में लिए वह दिन भर पढ़ती रहती। इस तरह 2 महीने बीत गए। अब जल्दी जल्दी चिट्ठी भी नहीं आती जाती। उत्साह भी जैसे कुछ कुछ कम होने लगा। एक दिन पार्वती ने माँ से कहा, माँ, मैं फिर स्कूल जाऊंगी। क्यों जाएगी रे? वे विस्मित हो गईं। सिर हिलाकर पार्वती ने कहा, मैं अवश्य जाऊंगी। तो जाओ, स्कूल जाने के लिए मैंने तुम्हें कब मना किया है बेटी? उसी दिन दोपहर को पार्वती दासी का हाथ पकड़कर बहुत दिनों से छोड़ी हुई स्लेट और किताब ढूंढकर उसी पुराने स्कूल में शांति और धैर्य के साथ गई। दासी ने कहा, गुरुजी, पार्वती को और मत मारिएगा पीटिएगा, वह स्वयं ही स्कूल आई है। जब तक इच्छा होगी पढ़ेगी, नहीं तो घर चली जाएगी। पंडित महाशय ने मन ही मन कहा, तथास्तु। फिर जोर से कहा, अच्छा ठीक है। एक बार उसके मन में आया कि पूछें कि पार्वती को भी कलकत्ता क्यों नहीं भेज दिया, किंतु उन्होंने यह बात कही नहीं। पार्वती ने देखा कि उसी जगह उसी बेंच पर छात्र सरदार भोलू बैठा है। उसे देखकर वह कुछ हंसने को हुई, परंतु दूसरे ही क्षण उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद भोलू के ऊपर उसे बहुत गुस्सा आया। उसके मन में आया कि उसी की वजह से देवदास को घर छोड़ना पड़ा। इस तरह काफ़ी दिन गुजर गए। बहुत दिनों के बाद देवदास घर लौटा। छूटते ही पार्वती के घर पहुंचा। बहुत सी बातें हुई। अधिक कुछ उससे कहने को था नहीं, और था भी तो वह कह न सकी। किंतु देवदास बहुत कुछ कहा। सभी प्रायः
कलकत्ता की बातें थी। उसके बाद एक दिन गर्मी की छुट्टी में आया हुआ देवदास फिर कलकत्ता चला गया। इस बार भी रोना धोना हुआ, किंतु उसमें पहले जैसी गंभीरता नहीं थी। इस तरह 4 साल गुजर गए। इन कई सालों में देवदास के स्वभाव में इतना परिवर्तन आ गया कि उसे देखकर पार्वती ने बिना किसी से कहे रोते रोते कई दफ़े आंखें मींच ली थीं। इसके पहले देवदास में जो देहातीपन था, शहर में रहने से वह बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अब विलायती जूता, अच्छी पोशाक, अच्छा कपड़ा, छड़ी, सोने की चेन, घड़ी और बटन, यह सब न रहने पर वह काफ़ी लज्जा अनुभव करता था। गांव की नदी के किनारे जाने की अब उसकी तबीयत नहीं होती, बल्कि उससे ज़्यादा मज़ा बंदूक लेकर शिकार खेलने में आता है। छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ने के बदले बड़ी मछलियाँ फंसाने की इच्छा होती थी। सामाजिक कथा, राजनीतिक चर्चा, सभा, सोसाइटी, क्रिकेट और फुटबॉल की आलोचना होती। हाय रे, कहाँ पार्वती और कहाँ उसका ताल सोनापुर गांव। ऐसी बात नहीं कि बचपन की सुखदायी स्मृतियाँ उसके मन में आती ही नहीं, बल्कि अनेक झंझटों की वजह से यह सब उसके मन में अधिक देर तक नहीं टिकती। फिर गर्मी की छुट्टी हुई। पिछले साल गर्मी की छुट्टी में देवदास विदेश भ्रमण करने चला गया था, घर नहीं आया। इस बार माता पिता दोनों ने ही जिद करके पत्र लिखा था। इसी से इच्छा न होने के बाद भी देवदास बोरिया बिस्तर बांधकर ताल सोनापुर गांव जाने के लिए हावड़ा स्टेशन पर आ पहुंचा। जिस दिन घर आया उस दिन उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी, इसी से बाहर नहीं निकल सका। दूसरे दिन पार्वती के घर आकर पुकारा, चाची। पार्वती की माँ ने आदर के साथ बुलाया, आओ भैया बैठो। चाची के साथ कुछ देर बात करने के बाद देवदास ने पूछा, चाची पार्वती कहाँ है? शायद वह ऊपर के कमरे में है। देवदास ने ऊपर आकर देखा, पार्वती संध्या दीप जला रही थी। उसने पुकारा, पारू। पहले तो पार्वती सकपका गई, उसके बाद प्रणाम करके एक ओर खड़ी हो गई। क्या हो रहा है पारू? यह बात कहने की जरूरत नहीं थी, इसी से पार्वती चुप रह गई। इसके बाद देवदास लज्जित होने लगा। कहा, जाता हूँ, शाम हो गई है, तबीयत ठीक नहीं है, और वह चला गया। देवदास 5वां परिच्छेद। पार्वती ने 13वें वर्ष में कदम रखा है, ऐसा दादी कहती हैं। इस उम्र में शारीरिक सौंदर्य अकस्मात जैसे कहीं से आकर किशोरी के अंग अंग पर छा जाती है। अपने सगे संबंधी ही एक दिन चौंक कर देखते हैं कि उनकी छोटी सी बच्ची अब सयानी हो गई। उसके विवाह के लिए बहुत जल्दी मच जाती है। चक्रवर्ती जी के घर आज कई दिनों से यही चर्चा छिड़ी हुई है। पारू की माता बहुत चिंतित हो जाती हैं। बात बात में पति को सुनाकर कहती हैं, पारू को इस तरह रखना तो अब अच्छा नहीं लगता। वे लोग कोई बड़े आदमी नहीं हैं, परंतु उनको एक यही भरोसा है कि लड़की अत्यंत सुशील है। संसार में सौंदर्य की जब तक कदर है तब तक पार्वती के लिए चिंता की कोई बात नहीं। एक और बात है, उसे अभी बता देता हूँ। अब तक चक्रवर्ती महाशय के परिवार में कन्या की शादी के लिए उतनी चिंता नहीं होती थी जितनी पुत्र की शादी में। वे लोग कन्या की शादी में दहेज लेते और पुत्र की शादी में दहेज देकर बहू को घर लाते। नीलकंठ के पिता ने भी अपनी लड़की की शादी में रुपया लिया था, किंतु स्वयं नीलकंठ को यह प्रथा बुरी लगती थी। उसकी तनिक भी इच्छा नहीं थी कि पार्वती को बेचकर धन प्राप्त करे। पार्वती की माँ यह बात जानती थी, इसी से पुत्री के लिए पति से बार बार तकाजा करती। पहले पार्वती की माँ को मन ही मन एक बड़ी आशा थी। सोचती थी कि किसी तरह देवदास के साथ पुत्री की शादी कर सकती। इस तरह की आशा रखना बिल्कुल बेकार है, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा था। सोचती थी कि देवदास के अनुरोध करने पर कोई न कोई रास्ता निकल ही आएगा। लगता है कि इसी से नीलकंठ की माता ने बात ही बात में इस तरह जिक्र किया था, आह बहू देवदास और हमारी पारू में कितना प्रेम है। इस तरह का प्रेम बहुत कम देखा जाता है। देवदास की माता ने कहा, ऐसा क्यों नहीं हो चाची, ये दोनों भाई बहन एक साथ ही तो बड़े हुए हैं। हाँ बहू हाँ, इसी से तो मन में आता है कि दोनों की। यही देखो ना कि देवदास जब कलकत्ता गया था तो उसकी उम्र कुल 8 साल की थी। उसी उम्र में चिंता के मारे वह जैसे काठ की हो गई। देवदास की जब कोई चिट्ठी आती है तो वह जैसे उसके लिए जप माला बन जाती है। हम सभी यह जानते हैं। मन ही मन देवदास की माँ सब कुछ समझ गई। थोड़ा हंसी, पता नहीं इस हंसी में कितना कटाक्ष भरा था, परंतु वेदना बहुत थी।
ये सब बातें जानती हैं, पार्वती को बहुत प्यार भी करती हैं, किंतु यह कन्या विक्रय करने वाले घर की लड़की है, इसके अलावा पड़ोस का ही परिवार। छी छी, वे बोली, चाची मालिक की तो बिल्कुल इच्छा नहीं है। उनका कहना है कि बच्चों के पढ़ने लिखने का समय है, अभी देवदास की शादी नहीं होगी। इसी से तो मालिक मुझे अभी भी उलाहना देते हैं कि बड़े लड़के द्विजसाज की बचपन में ही शादी कर देने से उनका कितना सर्वनाश हुआ। उसकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी नहीं हो सकी। पार्वती की दादी बिल्कुल झेंप गई। उन्होंने फिर भी कहा, यह सब तो मालूम है बहू, तुम क्या समझती हो कि पार्वती सयानी हो गई है? उसका तो गठन ही ऐसा है, इसलिए यदि नारायण की इच्छा हुई। देवदास की माँ ने बात काट कर कहा, नहीं चाची, यह बात तो मैं उसके लिए नहीं कह सकती। इस समय देवदास की शादी की बात चलाने पर वह क्या मेरा मुंह भी देखेंगे? बात यहीं दब गई, किंतु औरतों के पेट में बात पचती नहीं। मालिक के खाते समय देवदास की माता ने जिक्र छेड़ते हुए कहा, पारू की दादी आज उसकी शादी की बात चला रही थी। मालिक ने सिर उठाया और कहा, हाँ, पारू की उम्र हो गई है, उसका शीघ्र विवाह कर देना उनका कर्तव्य है, इसलिए तो बातचीत छेड़ी थी। बोली, देवदास के साथ यदि। स्वामी ने नाक भौं सिकोड़ कर कहा, तुमने क्या कहा? मैं क्या कहूँगी, दोनों में बहुत प्रेम है, किंतु महज इतने से ही क्या लड़की खरीदने बेचने वाले चक्रवर्ती के घर की लड़की को लाएंगे? और उसके अलावा पड़ोस का ही परिवार, छी छी। मालिक को संतोष हुआ। बोले, बिल्कुल ठीक, खानदान की क्या हंसी उड़वाऊंगा? इन सब बातों का ख्याल मत किया करो। सूखी हंसी हंसकर गृहिणी ने कहा, नहीं, मैं तो ख्याल नहीं करती, परंतु तुम भी मत करना। कौर उठाते हुए मालिक ने गंभीर भाव से कहा, अगर मैं ऐसा करता तो इतनी बड़ी जमींदारी कभी की समाप्त हो गई होती। उनकी जमींदारी हमेशा बनी रहे, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु पार्वती के दुख की बात कहता हूँ। जब इस प्रस्ताव के अस्वीकार कर देने की बात नीलकंठ के कान में पड़ी तो माँ को बुलाकर उन्हें बुरा भला कहते हुए बोले, माँ, क्यों तुम ऐसी बात कहने गई? माँ चुप रह गई। नीलकंठ कहने लगे, बच्ची की शादी के लिए हमें किसी का पैर नहीं पकड़ना पड़ेगा, बल्कि कितने ही हमारे पैर पकड़ेंगे। मेरी बेटी सुंदर है, देखो मैं तुम्हें बतला देता हूँ, 1 हफ्ते के अंदर ही उसका संबंध स्थिर कर दूंगा। विवाह के लिए कैसी चिंता। लेकिन उसके लिए पिता ने इतनी बड़ी बात कह दी, उस पर जैसे वज्रपात हो गया। बचपन से ही उसकी यह धारणा थी कि देवदास पर उसका अधिकार है। यह अधिकार किसी ने उसके हाथ में दे दिया हो, ऐसी बात नहीं। पहले वह स्वयं ठीक ठीक कुछ समझ न सकी। अनजाने में ही वह अधिकार बड़ी व्यग्रता से दिनों दिन शांत भाव से अपने मन में इस तरह स्थिर हो गया कि आज तक किसी दूसरी सूरत बाह्य जगत में उसकी नज़र नहीं आई। किंतु आज उसको खो देने की बात उठते ही उसका संपूर्ण हृदय एक भयानक तूफान से भर गया। किंतु देवदास के साथ ठीक ऐसी ही बात नहीं थी। बचपन में जब उसने पार्वती के ऊपर अधिकार जमाया था, तब अधिकार का पूर्ण रूप से उसने लाभ भी उठाया, किंतु कलकत्ता जाकर कुछ काम करने के उत्साह में और मनोरंजन के और साधनों में फंसकर पार्वती को वह भूल गया। किंतु वह यह नहीं जानता था कि पार्वती गांव के अपने उस एकांत घर में रोज ही उसे याद किया करती है। और इतना ही नहीं, वह सोचती थी कि बचपन में जिसे बिल्कुल अपना समझा, उचित अनुचित सब कुछ जिसके लिए बर्दाश्त किया, यौवन के प्रथम चरण में ही उसे एकाएक खो देना नहीं हो सकेगा। लेकिन तब किसने विवाह के बारे में सोचा था? कौन जानता था कि केवल उस किशोर उम्र के संबंध से विवाह की बात पक्की नहीं हो सकती। इसलिए यह सुनते ही कि विवाह नहीं हो सकेगा, उसके हृदय की संपूर्ण आशा आकांक्षा उसकी छाती के भीतर टूक टूक हो जाने के लिए खींचातानी करने लगे। किंतु देवदास को सुबह से ही लिखना पढ़ना पड़ता है, फिर दोपहर को काफ़ी गर्मी पड़ती है, इसलिए घर से बाहर नहीं निकलना होता, और फिर तबीयत होने पर शाम को ही थोड़ा बाहर निकल पाते थे। शाम के समय वे किसी दिन बढ़िया कपड़ा पहनकर, पैरों में अच्छे जूते डालकर और हाथ में छड़ी लेकर टहलने के लिए मैदान में निकल जाते। जाते समय पार्वती के मकान के निकट से ही गुजरते। ऊपर जंगले से पार्वती आंखें पोंछते पोंछते देखती। उसे कितनी ही बातें याद आती। याद आता कि दोनों बड़े हो गए हैं। बहुत दिनों तक बाहर रहने की वजह से उन्हें आपस में बड़ी शर्म मालूम होती थी। देवदास उस दिन वैसे ही चला गया। शर्म मालूम होती थी, इसलिए वह अच्छी तरह उससे बातचीत नहीं कर पाता था।
यह सब पार्वती भी जानती थी। देवदास का भी यही ख्याल था। बीच बीच में उससे बात करने को, उसे अच्छी तरह देखने की इच्छा होती, किंतु वह सोचता क्या यह ठीक होगा। इस बीच कलकत्ते जैसा शोरगुल, आमोद प्रमोद, थिएटर, गाना बजाना नहीं रहा, इसलिए उसे बचपन की बातें याद आती। वह सोचता कि पारू अब पार्वती हो गई है। पार्वती सोचती कि वही देवदा अब देवदास बाबू बन गए हैं। देवदास अब अक्सर ही चक्रवर्ती के घर के बगल से गुजरता। किसी दिन अगर वह दरवाजे पर रुक कर पुकारता, चाची क्या हो रहा है? चाची कहती, आओ भाई बैठो। देवदास उसी तरह कहता, नहीं चाची ठहरो, जरा मैं टहल आऊं। पार्वती किसी दिन ऊपर रहती और किसी दिन सामने आ जाती। देवदास जब चाची से बात करता तो पार्वती धीरे धीरे वहां से चली जाती। रात को देवदास के कमरे की बत्ती जलती। गर्मी के दिनों में पार्वती खिड़की खोलकर बड़ी देर तक उसे देखती रहती, मगर कुछ भी दिखाई नहीं देता। पार्वती हमेशा से स्वाभिमानी थी। वह जो दुख भुगत रही थी उसका अणु मात्र भी कोई समझ नहीं सके, इसके लिए पार्वती हमेशा सचेत रहती थी। और दूसरों को कहने से फायदा ही क्या। सहानुभूति वह सहन नहीं कर सकती थी और तिरस्कार, लांछना, उसके लिए तो उसकी अपेक्षा मौत कहीं बेहतर थी। पिछले साल मनोरमा की शादी हो गई थी। अब भी वह ससुराल नहीं गई थी, इसलिए बीच बीच में चली आती थी। पहले दोनों सखियां मिलकर यह सब बातें करती, अब भी होती हैं, परंतु पार्वती उसमें साथ नहीं देती। कभी बात होती तो वह चुप रह जाती या बात ही पलट देती। पार्वती के पिता कल रात को घर लौट आए। कई दिनों से वे वर ढूंढने के लिए बाहर गए थे। अब विवाह तय करके घर लौटे हैं। कोई 20-25 कोस की दूरी पर बर्दवान जिले के हाथीपोता गांव के जमींदार को ही वर चुना है। स्थिति अच्छी है, उम्र 40 के नीचे ही है। पिछले साल पत्नी मर गई, इसलिए फिर शादी करेंगे। ऐसी बात नहीं कि खबर सुनकर घर के सभी लोग प्रसन्न हुए हों, बल्कि इससे सबको दुख ही हुआ। बात यह है कि भुवन चौधरी के यहाँ से कुल कोई 2-3 हजार रुपये मिल जाएंगे। इसी से पत्नी भी चुप रह गई। एक दिन दोपहर को देवदास भोजन करने बैठा था। माँ ने पास ही बैठकर कहा, पारू की तो शादी हो रही है। मुंह उठाकर देवदास ने पूछा, कब? इसी महीने, कल लड़की को देख गए, वर स्वयं ही आया था। देवदास को कुछ आश्चर्य हुआ। क्यों, मैं तो कुछ नहीं जानता माँ। तुम जानोगे कैसे? वर दुआहा है, उम्र बड़ी हो गई है, लेकिन रुपया पैसा काफ़ी है, पारू सुख से रह सकेगी। सिर झुकाकर देवदास भोजन करने लगा। उसकी माँ कहने लगी, उन लोगों की इच्छा तो हमारे घर में कर देने की थी। देवदास ने सिर उठाया। तब माँ हंसी, छी, यह कैसे हो सकता है? वह बेटियों का क्रय विक्रय करने वाला छोटा खानदान, और फिर पड़ोस में ही शादी, छी छी, कहकर माँ ने होठ सिकोड़ लिए। देवदास ने इसे देखा। कुछ देर चुप रहकर माँ ने फिर कहा, मालिक को मैंने बतला दिया था। देवदास ने सिर उठाकर पूछा, बाबूजी ने क्या कहा? कहेंगे क्या, इतने बड़े खानदान की बेइज्जती तो होने नहीं देंगे, यही मुझे सुना दिया। देवदास ने और कुछ नहीं कहा। उसी दिन दोपहर को मनोरमा और पार्वती में बातचीत हुई। पार्वती की आंखों में आंसू देखकर मनोरमा ने उन्हें पोंछ दिया। मनोरमा ने कहा, तब क्या उपाय है बहन? आंखें पोंछकर पार्वती ने कहा, उपाय क्या है? अपने वर को क्या तुमने पसंद करके विवाह किया था? मेरी बात अलग है, मेरी पसंदगी नहीं थी, मगर नापसंद भी नहीं था, इसलिए हमें कोई तकलीफ नहीं। किंतु तुमने तो अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली बहन। पार्वती ने जवाब नहीं दिया, सोचने लगी। नहीं पता क्या सोचकर मनोरमा ने हंसकर कहा, पारू, वर की उम्र क्या है? किसका वर? तुम्हारा? पार्वती ने कुछ जोड़कर कहा, करीब करीब 19। मनोरमा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोली, यह कैसे? मैंने तो सुना कि लगभग 40 है। इस बार पार्वती भी कुछ हंसी। मनो दीदी, कितने लोगों की उम्र 40 साल है? मैं क्या हिसाब रखती हूँ? मेरे वर की उम्र 19-20 साल की है, मैं तो यही जानती हूँ। उसके मुंह की ओर देखकर मनोरमा ने पूछा, क्या नाम है रे? पार्वती अब हंस पड़ी।
इतने दिनों तक क्या तुम्हें यह भी नहीं मालूम? कैसे जानती? नहीं जानती? अच्छा, बतला देती हूँ। कुछ हंसकर फिर कुछ गंभीर होकर पार्वती ने उसके कान के पास मुंह ले जाकर कहा, नहीं जानती? श्री देवदास। मनोरमा पहले कुछ चौंक गई, फिर उसे ढकेल कर कहा, और मजाक की जरूरत नहीं है, अभी बता दो कि क्या नाम है, नहीं तो फिर नहीं बतला पाओगी। यही जो मैंने बताया। मनोरमा ने चिढ़ कर कहा, अगर देवदास ही नाम है तो रो रो कर मर क्यों रही हो? एकाएक पार्वती उदास हो गई। पता नहीं क्या सोचकर बोली, तो रहने दो, अब रोना धोना नहीं करूंगी। पारो, क्या? सभी बातें साफ साफ बतलाओ न बहन, मैं कुछ नहीं समझ सकी। पार्वती ने कहा, जो कुछ कहने लायक था कह दिया, किंतु कुछ भी तो समझ में नहीं आया रे। मैं समझाऊंगी भी नहीं, कहकर पार्वती ने एक और मुंह फेर लिया। मनोरमा ने सोचा पार्वती बात छिपा रही है, अपने मन की बात वह शायद नहीं कहना चाहती। उसे काफ़ी अभिमान हुआ, दुखित होकर बोली, जितना दुख तुम्हें है उतना मुझे भी है बहन, तुम सुखी हो, यही मेरी मनोकामना है। अगर तुम कोई बात नहीं कहना चाहती तो मत कहो, परंतु इस तरह मुझसे तमाशा मत करो। पार्वती ने दुखित होकर कहा, मजाक नहीं कर रही हूँ दीदी, जितना मैं जानती हूँ उतना मैंने तुम्हें बतला दिया। मैं तो जानती हूँ कि मेरे पति का नाम देवदास है, उम्र उनकी 19-20 साल है, यही बात तुम्हें बतला दी। किंतु दादी से तो सुना कि तुम्हारा विवाह कहीं और तय हुआ है। तय कैसे हुआ? दादी के साथ तो विवाह होगा नहीं, होगा तो मेरे साथ ही होगा। मैंने तो कभी यह बात नहीं सुनी। मनोरमा ने जो कुछ सुना था कहने लगी। पार्वती ने रोकर कहा, वह सब मैं सुन चुकी हूँ। तब वह देवदास तुम्हें, मुझे क्या? हंसी दबाकर मनोरमा ने कहा, तो शायद तुम स्वयंवरा हो, छिपे ही छिपे, पक्का बंदोबस्त हो गया है। कुछ ठहर कर मनोरमा ने व्यवस्थित स्वर में कहा, तुमने जो कुछ कहा पारू, कुछ भी तो मेरी समझ में नहीं आता। पार्वती ने कहा, तब देवदास से पूछकर तुम्हें समझा दूंगी। क्या पूछोगी? वह विवाह करेगा या नहीं, यही ना? पार्वती ने सिर हिलाया, हाँ यही। मनोरमा ने अत्यंत विस्मित होकर कहा, क्या कहती हो पारो? तुम खुद ही यह बात पूछोगी? इसमें दोष क्या है दीदी? मनोरमा अवाक हो गई। क्या कहती हो खुद ही? खुद ही नहीं तो मेरे लिए कौन पूछेगा दीदी? लाज नहीं लगेगी? लाज कैसी? तुमसे कहते क्या लाज लगी? मैं तो स्त्री हूँ, तुम्हारी सहेली, किंतु वह पुरुष है पारू। अब पार्वती हंस पड़ी, बोली, तुम सहेली हो, तुम अपनी हो, किंतु क्या वे पराये हैं? जो बात तुमसे कह सकी वह क्या उनसे नहीं कही जा सकती? अवाक होकर मनोरमा उसका मुंह देखती रह गई। पार्वती ने हंसते हुए कहा, मनो दीदी, झूठ मूठी तुम अपने माथ में सिंदूर लगाए हो, पति किसे कहते हैं यह नहीं जानती। अगर वे मेरे स्वामी नहीं होते, अगर उनसे किसी तरह की लाज शर्म होती, तो मैं क्या उनके लिए इस तरह मरती रहती? छोड़ो दीदी, मरता क्या ना करता, विष भी मीठा बन जाता है, उनसे मुझे कोई लाज शर्म नहीं आती। मनोरमा उसका मुंह देखती रह गई। कुछ देर बाद बोली, उनसे क्या कहोगी? कहोगी कि मुझे अपने पैरों में जगह दे दो? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, ठीक यही कहूँगी दीदी। और यदि वे जगह न दें? अब की पार्वती बड़ी देर तक चुप रही। उसके बाद बोली, तब की बात नहीं जानती दीदी। घर लौटते समय मनोरमा सोचने लगी, धन्य साहस, धन्य है उसकी छाती, मैं मर जाऊं तो भी ऐसी बात अपने मुंह पर नहीं ला सकूंगी। बात ठीक थी, तभी तो पार्वती ने कहा था, बेकार ही माथे में सिंदूर लगाती हो, हाथ में चूड़ियां पहनती हो। शेष अगले परिच्छेद में।